पिछले वीडियो में आपने सीखा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर के अंतर्गत हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब एडमिशन में अगला सेगमेंट हमारा होता है हाउ टू प्रिपेयर रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि एडमिशन ऑफ पार्टनर के इसी तरह से सेगमेंट वाइज हम आपको सिखाएंगे कैसे हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएं और रिवोल्यूशन अकाउंट में किस तरह से एंट्रीज को लिखा जाता है, उसको बहुत ही बारीकी से समझना है। बारीकी से आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो जिन लोगों ने पहले के चैप्टर सॉल्व कर रखे हैं एडमिशन में, उसके बाद ही चैप्टर आता है। तो एडमिशन में आपने निकालना सीख लिया है न्यू रेशियो। अब अगला टॉपिक है हमारा एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर हाउ टू प्रिपेयर अ रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट देखिए आपके सामने एक फॉर्मेट बनाया हुआ है। इस फॉर्मेट में ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में क्या होता है, जो मेन तीन चीज़ें आती हैं उनमें आप गौर से समझें। पहली चीज़ आती है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, दूसरा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, और थर्ड चीज़ जो आती है डेबिट साइड में वो न्यू लायबिलिटी। इसी तरह से क्रेडिट साइड में क्या होगा कि इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट आएगा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी आएगा, और नई एसेट अगर अनरिकॉर्डेड है वो आएगी। अब इन्हीं को एक बारी बारी से समझते हैं। इन द वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब होता है जब हमारी बैलेंस शीट बनी होती है उसमें जो एसेट दी है, सपोज करिए उसमें एक एसेट दी है वो बैलेंस शीट में स्टॉक। अब स्टॉक ऊपर 10,000 है और नीचे एडजस्टमेंट्स जो होती हैं उन एडजस्टमेंट्स में वैल्यू कम हो गई, स्टॉक को वैल्यू किया गया 8,000। तो 2,000 का जो डिफरेंस आया इसको कहा जाता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। जिस समय पार्टनर का एडमिशन होता है उस समय एसेट्स और लायबिलिटीज़ का रिवैल्यूएशन किया जाता है कि आज उसके एडमिशन के समय इन सभी एसेट्स और लायबिलिटीज़ की वैल्यू क्या है, उनकी मार्केट वैल्यू क्या है। इसी तरह से इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर कोई लायबिलिटी बढ़ जाती है, पहले एक मान लीजिए क्रेडिटर है वो 30,000 है बैलेंस शीट में और एडजस्टमेंट में पता लग रहा है कि रिवोल्यूशन करने पर वो 35,000 हो गया, तो 5,000 का जो इंक्रीज होगा वो यहाँ पर लिखा जाएगा। अगर लायबिलिटी इंक्रीज करेगी तो डेबिट में लिखना है, अगर लायबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी तो क्रेडिट में लिखना है। सेम उसका इसी तरह जैसे ये डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर वैल्यू ऑफ एसेट घट जाती है, कम हो जाती है, तो जितनी कम हो जाएगी वो लिखना है। इसी तरह से इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इसका उल्टा है, अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो जितनी इंक्रीज करेगी द अमाउंट विच इज इंक्रीज्ड उसको आपको लिखना है यहाँ पर। अगला है न्यू लायबिलिटी। अगर कोई न्यू लायबिलिटी, अब न्यू लायबिलिटी का मतलब ये है कि ऐसी कोई लायबिलिटी जो बैलेंस शीट, पुरानी जो बैलेंस शीट आपको दी हुई होगी उसमें नहीं है लेकिन एडजस्टमेंट में लिखी हुई है, तो उसको कहा जाएगा नई लायबिलिटी, और उस नई लायबिलिटी को हम यहाँ पर लिखेंगे। इसी तरह से कोई नई एसेट आ जाती है, अनरिकॉर्डेड एसेट जिसको हम कहते हैं, जो पहले से रिकॉर्ड नहीं है। पहले से रिकॉर्ड नहीं होने का मतलब है कि वो पहले से बैलेंस शीट में नहीं है। तो अगर ऐसी कोई एसेट आपको एडजस्टमेंट मिलती है तो उसको यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसका एक वैसे अपने समझने के लिए एक एनालिसिस कर सकते हैं कि इधर हम गौर से करें, देखें इसमें गौर से, तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट मतलब लॉस हो रहा है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी तो भी लॉस हो रहा है। अगर लायबिलिटी बढ़ जाएगी तो हमें ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा, अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज करती है तो भी हमारा लॉस होता है। यहाँ नई लायबिलिटी अराइज हो जाती है तो भी हमारा लॉस समझा जाए एक तरीके से। तो डेबिट साइड हमें ये पता लग रहा है तीनों चीज़ों से कि जो अगर हमें लॉस होता है तो हमें इस तरफ लिखना है, और अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे। अब प्रॉफिट देखिए इसमें आपको साफ दिख रहा होगा, जैसे इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमें फ़ायदा है, जाहिर सी बात है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर लायबिलिटी की वैल्यू घट जाएगी, कम हो जाएगी, तो हमें कम पेमेंट करना पड़ेगा, तो हमारा एक तरीके से फ़ायदा होगा। और नई एसेट अगर हमको मिल जाती है तो हमारा ये भी फ़ायदा है। तो हम इससे एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर लॉसेस हो रहे हैं तो डेबिट में लिखना है, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट में लिखना है। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का
टोटल ज़्यादा हुआ तो वही अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, और इस तरफ जो बैलेंसिंग निकलेगी उसको हम कहेंगे प्रॉफिट, टू प्रॉफिट। और अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो जाता है तो जब बैलेंसिंग करेंगे तो अमाउंट इस तरफ निकल के आएगा, इस अमाउंट को हम लॉस कहेंगे। अब ये दोनों लॉस, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ये सभी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ओल्ड पार्टनर में। किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे? ओल्ड पार्टनर में। और किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो। इसका ध्यान रखना है, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। वही चीज़ यहाँ पर भी है कि अगर प्रॉफिट हुआ तो किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? ओल्ड पार्टनर, नए को शामिल नहीं करेंगे। ओल्ड पार्टनर, और रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो। अब आपको जो हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में समझाया था तो उसी चीज़ों को मैं आपको यहाँ पर करके दिखाता हूँ कैसे इसमें लिखा जाएगा, कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं, मैंने मोस्टली जो एडजस्टमेंट्स आपको प्रॉब्लम करती हैं रिवोल्यूशन अकाउंट बनाने में उसको मैंने समराइज़ किया हुआ है। मोस्टली यही सब चीज़ें बार बार आती हैं, आपको इनको समझना है और इसको लिखना है, कैसे इस लैंग्वेज को समझेंगे और कैसे इसमें लिखेंगे। तो आइए एक एक एडजस्टमेंट लेते हैं। ये देखिए एक रिवोल्यूशन अकाउंट है और इसमें इन एडजस्टमेंट्स को हमें लिखना है। अब पहले एडजस्टमेंट देखिए, कई बार होता है कि आपको इस तरीके से लिख के मिलेगा, लिखा रहेगा ऑल डेटर गुड। अब ऑल डेटर गुड का क्या मतलब है? देखिए ऑल डेटर गुड का मतलब है कि जो भी हमारे देनदार हैं, डेटर का मतलब क्या है? देनदार हैं, वो सारे अच्छे हो गए हैं, यानी कि अच्छे हैं। अगर अच्छे हैं तो फिर हमें ना तो प्रोविज़न की ज़रूरत है और ना ही हमें बैड डेट की ज़रूरत है। तो सारे चीज़ें ये ख़त्म हो जाएंगे और सारे डेटर हमारे गुड हो जाएंगे। अब ऑल जो हमने अभी देखी थी एडजस्टमेंट, वो थी ऑल डेटर गुड। तो वो एडजस्टमेंट कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन में मिलेगी। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर ये एक एडजस्टमेंट देखिए दी हुई है, सेकंड नंबर पर आपको दिखाई दे रहा होगा, डेटर आर ऑल गुड देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड ऑन डेटर। इसका मतलब है अब हमें किसी प्रोविजन की जरूरत नहीं है। यहाँ आप देख रहे हैं कि डेटर 20,000 है और उसमें प्रोविजन लगा हुआ है 600 का, तो ये प्रोविजन की अब हमको आवश्यकता नहीं है। दैट मीन्स हमारे सारे डेटर अच्छे हो गए। अदरवाइज क्या था कि 19,400 के डेटर ही अच्छे थे। तो हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो सारे डेटर अच्छे हो गए, दैट मीन्स 20,000 डेटर सही हो गए, तो 600 का हमको प्रॉफिट हो रहा है। तो आपने देखा उस क्वेश्चन में कि ऑल डेटर गुड में क्या है, 600 का हमको प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उस प्रोविजन को हमें हटा देना है। तो अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है तो हम इस तरफ लिखेंगे और लॉस हो रहा है तो इधर लिखेंगे। तो इसको लिखा कैसे जाएगा? इसको इस तरीके लिख देंगे, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, और वो 600 जितना प्रोविजन था उसको यहाँ लिख दिया जाएगा। इस तरह से एडजस्टमेंट होगी। अगले एडजस्टमेंट देखिए क्या लिखा है, एक्रूड इनकम ऑफ ₹4,000 इज टू बी टेकन ऑन अकाउंट। अब ये एक्रूड इनकम जो है ये पहले से नहीं है बैलेंस शीट में, केवल एडजस्टमेंट में है। दैट मीन्स ये हमारी एसेट है। एक्रूड इनकम मतलब ऐसी इनकम जिसके लिए हमने काम कर दिया है, ड्यू हो गई है लेकिन हमको रिसीव नहीं हुई है, दैट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम। तो 4,000 की नई एक्रूड इनकम हमको हुई है, तो ये एक नई एसेट है और नई एसेट होने पे हमको फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा हमें इस तरफ लिखना है, इसको लिख देंगे बाय एक्रूड इनकम, और ये हो अमाउंट हो जाएगा 4,000 का। अब देखिए अगला जो कॉमनली आता है उसमें लिखा होता है पेटेंट आर वैल्यूलेस। अब वैल्यूलेस का मतलब क्या है? जितने पेटेंट तो आप सभी जानते हैं एसेट होते हैं, तो पेटेंट हमारे एसेट हैं और वो वैल्यूलेस हो गए। वैल्यूलेस का मतलब खत्म हो गए। तो अगर कोई एसेट खत्म हो जाती है तो हमारा लॉस हो जाता है। अब अगर ये पेटेंट मान लीजिए बैलेंस शीट में 4,000 के हों, जो एसेट साइड में दिखते हैं वो वैल्यूलेस हो गए, यानी खत्म हो गए। अगर खत्म हो गए तो हमारा लॉस है। तो लॉस हमें कहाँ लिखना है? यहाँ डेबिट में लिखना है, टू पेटेंट।
और 4000। इस तरह से एडजस्टमेंट हमारी होगी। अगली एडजस्टमेंट ज़रा ध्यान से पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। पार्ट ऑफ द स्टॉक विच हैड बीन इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट 10,000 had been badly damaged in storage and could only expect to realize 2,000। अब यहाँ पर थोड़ी सी लंबी एडजस्टमेंट है ये, और इस लंबी एडजस्टमेंट को हमें समझना है कि इसमें हो क्या रहा है। यहाँ पर उसने कहा कि पार्ट ऑफ द स्टॉक, यानी स्टॉक का एक टुकड़ा जो कि कॉस्ट में शामिल है, जिसकी कॉस्ट है 10,000, उस स्टॉक में शामिल है, बैडली डैमेज, बुरी तरह से डैमेज हो गया स्टोरेज में, और कुड ओनली एक्सपेक्ट, अब उसको बेचा गया तो सिर्फ 2,000 रुपये ही रियलाइज हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना है किसी भी एडजस्टमेंट में कि फ़ायदा कितने का हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है, पहली बात देखनी है। और अगर फ़ायदा नुकसान हो रहा है तो कितने का हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 10,000 की चीज़ है और 2,000 रिकवर हो गया, तो दैट मीन नुकसान हमारा 8,000 का हो रहा है। तो नुकसान हमारा हुआ, तो नुकसान हमको कहाँ लिखना है, डेबिट में लिखना है। यहाँ पर हम लिख देंगे टू स्टॉक, इनके सबके आगे अकाउंट भी लगाना है आपको। तो 8,000 का आपको इसमें लॉस होता है। अगला पॉइंट है स्टॉक भी रिटर्न डाउन बाई 3,200। अब यहाँ पर ध्यान देना है, बाई वर्ड लगा हुआ है। बाई का मतलब है इतने से, स्टॉक रिटर्न डाउन बाई, इतने से कम हो गया। तो जब इतने से कम हो गया तो यही पूरा अमाउंट हमें लिखना है। कम हो गया तो हमें लिखना है टू स्टॉक अकाउंट, और जितने से कम हो गया, कितने से कम हो गया, 3,200 से कम हो गया, तो हमें ये वही चीज लिख देनी है। अगले एडजस्टमेंट पे आते हैं। एन अमाउंट ऑफ ₹1200 इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर बी रिटर्न ऑफ एज इट इज नो लॉन्गर पेबल। अब इसका मतलब समझते हैं। यहाँ ये कहना चाहता है कि एक 1200 का अमाउंट, 1,200 का अमाउंट है जो कि सन्ड्री क्रेडिटर में शामिल है, लेकिन वो रिटर्न ऑफ हो गया, यानी कि वो हमें अब पेमेंट नहीं करना है। कोई भी लायबिलिटी इसका हमें पेमेंट नहीं करना है तो हमारा प्रॉफिट होता है। इसको दूसरे तरीके से भी लिख के कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि अमाउंट इंक्लूडेड इन सन्ड्री क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी अराइज। तो इस तरीके की लैंग्वेज जब भी होगी तो उसमें हमें यही समझना है कि ये हमें लायबिलिटी पे नहीं करनी है, और लायबिलिटी पे नहीं करनी है दैट मीन इट इज आवर प्रॉफिट। तो हम इसको प्रॉफिट साइड लिखेंगे और यहाँ लिख देंगे बाय क्रेडिटर, और अमाउंट होगा 1200। सिंपल है। इस तरह से आगे चलते हैं अगली एडजस्टमेंट पे। ₹2,500 बी प्रोवाइडेड फॉर एन अनफोरसीन लायबिलिटी। अब ये अनफोरसीन लायबिलिटी में जो देखी नहीं गई, कभी भी हो सकती है, कुछ भी ऐसा डैमेज हो सकता है, तो ये बैलेंस शीट में नहीं है बल्कि एडजस्टमेंट में सिर्फ लिखा हुआ है। तो अगर एडजस्टमेंट में लिखा है तो इसको कहा जाएगा ये नई लायबिलिटी है, और नई लायबिलिटी जब अराइज होती है तो हमारा लॉस होता है, तो उसको हम डेबिट में लिख देंगे, यानी कि लॉस साइड लिख देंगे टू अनफोरसीन लायबिलिटी, और अमाउंट होगा आपका 2,500। अब अगली एडजस्टमेंट में बढ़ते हैं जो कॉमनली आती हैं, वो है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10,000। देखिए अब इससे क्या मतलब निकलता है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10,000, स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया गया है 10,000 से, 10,000 से स्टॉक को कम दिखाया गया है। अब इसको मोस्टली इसमें बच्चे गलती करते हैं, वो उनका मतलब होता है कि इसको कम करो, ऐसा समझते हैं वो। बाई मतलब से, तो बाई जहां लगा होता है अमाउंट पूरा पूरा आता है, पहली बात तो ये कंफर्म हो गई। अब यहाँ लिखा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, अंडर वैल्यूड है, अंडर वैल्यू किया न करना नहीं है, वो ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, 10,000 से कम कर रखा है, और अगर कम कर रखा है तो हमें उसको सही करना होगा, उसे बढ़ाना होगा। दैट मीन्स ये स्टॉक हमारा बाई साइड आएगा। इस पे गलती अक्सर हो जाती है, इस पे ध्यान से समझें। इस तरह की एडजस्टमेंट जो होती है उसमें गलती यही होती है, बच्चे गलती करते हैं
कि वो ये समझ लेते हैं कि ये कह रहा है स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, यानी उसको कम कर दो, ऐसा नहीं है, ये ऑलरेडी कम किया हुआ है और इसे हमें बढ़ाना पड़ेगा। इसका उल्टा देखिए अगले एडजस्टमेंट पे, प्रेमाइसेस इज ओवर वैल्यूड बाई 20,000। अब यहाँ पर उसने कहा कि प्रेमाइसेस ओवर वैल्यूड हैं, दैट मीन्स ये बढ़ा दी गई हैं, जबरदस्ती बढ़ा दी गई हैं, अनफेयर है ये। प्रेमाइसेस इज ओवर वैल्यूड बाई 20,000, बाई मतलब इतने से बढ़ा दी गई हैं। तो हमें क्या करना है, सही करने के लिए इसको कम करना है, और कम करेंगे तो क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस हमें डेबिट में लिखना है, टू प्रीमाइसेस हाउ मच 20,000। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। एक ये जो आती है ओवर वैल्यूड, एक ये अंडर वैल्यूड, अक्सर एग्जाम में ये आते रहते हैं, तो ये आपको परेशान कर सकते हैं। इसी तरह से ऑल गुड है, पेटेंट फॉर वैल्यूलेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इनको आप बहुत गौर से और ध्यान से समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आता है या कुछ और प्रॉब्लम है, आप कुछ भी उसमें नया जोड़ना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जा करके आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। फिर भी मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि इसको हाईलाइट करूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो फिर से आप समझ सकते हैं। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, ये अंडर वैल्यूड कर दिया गया है, तो सही करने के लिए हमें क्या करना है, इसको बढ़ाना है। प्रेमाइसेस ओवर वैल्यूड बाई 20,000, ओवर वैल्यूड यानी उसको बढ़ा दिया गया है, अगर उसको बढ़ा दिया गया है तो वो गलत है, उसको सही करिए। तो 20,000 से इसको घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ओके, अगला पॉइंट है दैट द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी रिटर्न अप टू 65,000। अब यहाँ ध्यान देना है, अप टू लगा है, और वहाँ ऊपर आप देख रहे थे तो वहाँ बाई लगा हुआ था। बाई का मतलब होता है से, और अप टू का मतलब होता है इतने तक बढ़ा दिया गया, तो 65,000 तक बढ़ा दिया गया है। तो हमें ये देखना है कि ऊपर बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू क्या है। तो अगर बैलेंस शीट में ऊपर इसकी वैल्यू दी हुई है 60,000, बैलेंस शीट में इसकी वैल्यू सपोज करते हैं 60,000 दी हुई है, अब इसको बढ़ा दिया गया है 65,000 तक, तो हमें मतलब कितना बढ़ा दिया गया, इसको रिटर्न अप टू बढ़ाना है, रिटर्न अप करना है 5,000 से। तो जो बढ़ाना है तो इससे हमारा प्रॉफिट होगा। तो मार्केट वैल्यू आज उसकी 65 हो गई है, पहले 60 थी, तो जो प्रॉफिट होगा वो बाई साइड लिखेंगे, इस तरफ लिखते हैं, बाई लैंड एंड बिल्डिंग। तो 5,000 रुपीज से ये बढ़ गया, इसको बढ़ा दिया हमने, मार्केट वैल्यू के हिसाब से कर दिया। अब इसी तरह से देखिए अगला है स्टॉक इज टू बी टेकन एट 42,000, एट है और अप टू है, तो यहाँ पर जो ये वैल्यूज दी होती हैं इनसे कंपैरिजन करना होता है जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी होती है उससे। अब इस केस में मान लीजिए सपोज करिए बैलेंस शीट में वैल्यू 45,000 है फॉर एग्जांपल, और यहाँ नीचे एडजस्टमेंट में आ गया स्टॉक इज टू बी टेकन एट 42,000। तो आप देखते हैं ये बैलेंस शीट का अमाउंट है और ये नीचे कह रहा है कि आज उसकी वैल्यू 42,000 है। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि 3,000 का डिफरेंस आ गया, 3,000 कम हो गया स्टॉक। तो फिर कम होने पर हमारा लॉस होता है, जिसको हमें यहाँ पे लिखना है, टू स्टॉक करके लिख देंगे 3,000। अगली पॉइंट जो है वो देखते हैं, फर्नीचर एंड फिक्सचर आर टू बी टेकन एट 90% ऑफ देयर वैल्यू। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि उसने यहाँ पर क्या कहा, फर्नीचर और फिक्सचर आर टू बी टेकन एट 90%, यानी कि हमें 90% कर देना है। जो भी वैल्यू दी हुई है बैलेंस शीट में उसमें से हमें उसको 90% कर देना है। या दूसरे ढंग से समझें अगर इसको कि 10% कम करना है। कई बार बच्चे गलती क्या करते हैं, 90% कम कर देते हैं। यहाँ पर ये ऐसा नहीं बोला गया, उसने कहा आज एट, मतलब आज उसकी कीमत 90% है, तो आपको कितना कम कर देना है, 10% कम कर देना है। सपोज करिए कि बैलेंस शीट में फर्नीचर एंड फिक्सचर की वैल्यू 1 लाख हो, तो क्या कह रहा है 90% कर दीजिए। तो इसका 90% आप या तो निकाल लें तो 90,000 हो जाएगा, फिर डिफरेंस निकाल सकते हैं कि भाई 10,000 की कमी आ गई, या आप ऐसे कर सकते हैं कि 90% है तो रिडक्शन कितना हो गया 10% का। तो 10% इस वैल्यू का, जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी है उसका 10% आप निकालिए, कम कर दीजिए, उसको आप यहाँ लिख दीजिए टू फर्नीचर एंड फिक्सचर अकाउंट। ध्यान रखें अकाउंट जो लगाते चाहें, क्योंकि अकाउंट नहीं लगाएंगे तो फिर इसके मार्क्स कट जाते हैं।
तो 10,000 से इसको इस तरह समझना है, 90% जो दिया होता है। अब इसी तरह की कोई एक कंडीशन यहाँ पर देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो यहाँ पर अक्सर इस बोर्ड में आ जाती है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10%। यहाँ पर जो अंडर वैल्यूड है ये आप देख रहे हैं, और यहाँ ऊपर एक वैल्यू जो मैंने समझाई थी, यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ भी एक अंडर वैल्यूड था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ रुपीस दे देता है कि 10,000 रुपीज से अंडर वैल्यूड है, यहाँ पर उसने परसेंटेज दे दिया। क्या दे दिया? 10%, परसेंट दे दिया, अमाउंट नहीं दिया। अब इसको आप समझते हैं, देखिए कैसे है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाई 10% से स्टॉक को अंडर वैल्यू करके दिखाया गया है, और बैलेंस शीट में वैल्यू दिखा कितना रहा है? 1,80,000। तो इसका मतलब है, इसको ऐसे समझिए कि बैलेंस शीट में जो वैल्यू है वो है 1,80,000। ये है बैलेंस शीट में 90% के बराबर। क्यों? क्योंकि 10% कम करके दिखाया है। तो बैलेंस शीट में शो हो रही है वो वैल्यू कितनी है? 90% है। तो हमें इसका अमाउंट कैसे पता लगाएंगे? हम इसकी फुल वैल्यू निकालेंगे। फुल वैल्यू कैसे निकलेगी? 1,80,000 इंटू 100/90, उल्टा कर दे, रिवर्स कर देंगे, तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 2 लाख रुपए। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू थी शुरुआत में 2 लाख, आज वैल्यू बैलेंस शीट में दिखा रहा है 1,80,000। तो यानी कि इसने कितना घटा दिया है? इसने लेस किया है 20,000 रुपीज। तो ये 20,000 रुपीज यहाँ पर दिखाया जाएगा टू स्टॉक करके, टू स्टॉक 20,000। यहाँ ये एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कि जिसमें हमें क्या करना है, इस वैल्यू को फुल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, और जो उसका डिफरेंस आएगा उसको हमें यहाँ पे दिखाना है। अगला पॉइंट देखिए, और भी इंटरेस्टिंग है। प्रोविज़न फॉर बैड डेट के बारे में है, डेटर के बारे में है। डेटर के अभी यहाँ पर डेटर्स की एडजस्टमेंट को शामिल नहीं किया गया है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोविज़न और बैड डेट केवल उन्हीं के बारे में बात होगी। उनका प्रेजेंटेशन किस तरह से रिवोल्यूशन अकाउंट में किया जाता है उसको हमें देखना है। यहाँ पर हम आपको सिंपल जो अदर्स इंफॉर्मेशन जो होती हैं, जो जिस प्रकार की आपके डिफ़िकल्टी पॉइंट्स होते हैं, वो डिफ़िकल्टी पॉइंट्स को मैंने इकट्ठा यहाँ करके रिवोल्यूशन में जनरली इनमें से कुछ एक आपको हर क्वेश्चन में मिलते चले जाएंगे, तो उन्हीं को मैंने यहाँ पे पुटअप करने की कोशिश की है। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ किन किन कंडीशंस में प्रोविज़न को कैसे कैसे लिखना है वो आपको उसमें बताया जाएगा। यहाँ एक कंडीशन देखिए दी हुई है, जैसे इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर द फॉलोइंग डेट्स प्रूव्ड बैड और डाउटफुल। ये 2 प्रकार के ऐसे डेटर हैं जिनमें या तो बैड है या तो प्रोविज़न है। अब इनको एक समझते हैं क्या है। जैसे पहले में कहा गया 15,000 ड्यू फ्रॉम राम, बैड ड्यू टू द फुल एक्सटेंट। कितना? फुल बैड डेट हो गया ये, तो ये पूरा लॉस हो गया 15,000 का, ये पूरा बैड है। 20,000 ड्यू फ्रॉम श्याम है, इंसॉल्वेंट स्टेट एक्सपेक्टेड टू पे ओनली 40%, ये सिर्फ 40% देगा, दैट मीन्स ये 60% नहीं देगा। इस वैल्यू का 60% ये नहीं देगा, तो कितना नहीं देगा? वो हमारा नुकसान है। जो दे रहा है वो तो अच्छी बात है, उसको हमें कंसीडर नहीं करना है, दे रहा है तो अच्छी बात है, नहीं देगा उसको ध्यान में देना रखना है। तो इसका 60% अगर आप निकालते हैं तो आ जाता है 12,000। यानी कि हमें नुकसान कितना हो रहा है? एक तो ये 15,000 और ये 12,000, 15 + 12 27,000 का लॉस हो गया। उसको हम यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेट 27,000। तो अभी आपने ये एडजस्टमेंट सीखी हैं, समझी हैं, और इनको इस तरीके से आपको मैंने बताया है। अब जब इस तरीके से रिवोल्यूशन बन जाता है पूरी तरह से, तो हम इसमें क्या करते हैं कि इसका प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं। अब प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए मैंने आपको बताया हुआ है, और वैसे भी सीख जानते हैं कि इसकी बैलेंसिंग की जाती है। अगर इधर का टोटल ज़्यादा होगा तो इधर प्रॉफिट निकलेगा, और इधर का अगर टोटल ज़्यादा होगा तो इधर लॉस निकल आएगा। और इनके जो प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों को
पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। कैसे? सही कहा आपने, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। ओके, अब आपके सामने देखिए एक रिवोल्यूशन अकाउंट बना हुआ है, और कभी कभी क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है कि प्रिपेयर या मेक जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री हम अगर डायरेक्ट याद करते हैं थोड़ा हमारे लिए दिक्कत होती है, या बच्चों के लिए दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है। तो हम आपको जर्नल एंट्री भी इसी के साथ बता देते हैं, किस तरह से अगर रिवोल्यूशन अकाउंट की जर्नल एंट्री आपको पूछी जाती है तो आप कैसे उसको मेंटेन करेंगे। तो जर्नल एंट्री के लिए क्या करना है, देखिए बहुत सिंपल है, ये 11th में पढ़ाई जाती हैं चीज़ें। ये एक अकाउंट फॉर्म में चीज़ बनी हुई है, और यहाँ पर देखिए ये रिवोल्यूशन अकाउंट ऊपर लिखा हुआ है, और जितने ये डेबिट के आइटम हैं इनको सीधा एक एंट्री में हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट, देखिए डेबिट साइड में क्या है, ये पहले अकाउंट ऊपर लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट DR लिख देंगे। और जितने आइटम ये डेबिट में दिख रहे हैं आपको, टू स्टॉक, इनको सब क्रेडिट में लिख दीजिए। टू स्टॉक अकाउंट, टू फर्नीचर अकाउंट, जितने भी आइटम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, और टू क्रेडिटर अकाउंट। और इनके सारे अमाउंट जो हैं वो यहाँ पे लिख देंगे हम, 4000, 5000, 15,000, 10,000, और इन सबको ऐड कर देंगे, और यहाँ पे 34,000 लिख देंगे। एक पहले एंट्री आपकी बन जाती है। दूसरी, इधर से क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं कि लॉस हुआ है इसमें, और लॉस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में बांटा गया है। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को छोड़ दें, बाकी जितने यहाँ पे ट्रांजेक्शन है, पहला बाई अनरिकॉर्डेड एसेट लिखा है, दूसरा बाई प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इन्हीं बाकी जो कैपिटल अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूशन को छोड़ दें, बाकी जितने ये हैं ट्रांजेक्शन, इनको आप अब डेबिट में लिखिए, उल्टा, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट DR, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट DR, और रिवोल्यूशन को क्रेडिट कर देंगे उल्टा। इस तरीके से आप करेंगे। अमाउंट लिख देंगे, दो एंट्री बन गई। और तीसरी एंट्री लास्टली जो हमारा लॉस हुआ है उसको डिस्ट्रीब्यूशन की है, तो क्रेडिट साइड में चूंकि पड़ा हुआ है तो इसमें भी हम इसी तरह लिखेंगे, एस कैपिटल अकाउंट DR, बीस कैपिटल अकाउंट DR, टू रिवोल्यूशन। और ये जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम यहाँ पर दिखा देंगे, इसको ऐड अप कर देंगे। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट सेगमेंट, सेकंड सेगमेंट और थर्ड सेगमेंट, इस तरीके से तीन सेगमेंट जब आप लेजर बना लेते हैं तो लेजर से जर्नल एंट्री बनाना बहुत आसान हो जाता है। सीधे रिवोल्यूशन ऊपर डेबिट करिए, यहाँ जितने भी एंट्रीज हैं उनको एक साथ क्रेडिट कर दीजिए, पहला सेगमेंट। दूसरा सेगमेंट जो डिस्ट्रीब्यूशन है लॉस का वो छोड़ देंगे, बाकी जो बचे हुए ट्रांजेक्शन उनको सबको डेबिट करेंगे, और रिवोल्यूशन अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। फिर लॉस है तो लॉस में इधर ही इस तरफ पड़े हुए हैं क्रेडिट साइड, तो इन्हीं को डेबिट करेंगे ऊपर, और रिवोल्यूशन को क्रेडिट करेंगे। अब ये जो जर्नल एंट्री आप देख रहे हैं इसको जर्नल एंट्री फॉर्मेट में आपको करना है, ऐसे नहीं करना है जैसे यहाँ पे दिखा दिया है मैंने। आपको जर्नल एंट्री के लिए पूरा फॉर्मेट खींचना है, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट और क्रेडिट, और उसमें इसको आपको भरना है, और साथ में यहाँ नरेशन भी लिखनी है। अब नरेशन के लिए आपको पता ही है, नहीं पता है तो बता देता हूँ, इसमें लिख देंगे बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूएट, यही इसमें भी लिख देना है सेम। और यहाँ पर बीइंग
लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ये जब आप करते हैं तो आपकी रिवोल्यूशन की जनरल एंट्री अपने आप हो जाती है। तो पहले रिवोल्यूशन अकाउंट बना लीजिए, उसके बाद में आप जनरल एंट्री बड़ी आसानी से बना सकते हैं, है ना इजी फॉर्म। बस